गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में। और दोस्तों मैं यश। तो दोस्तों आज का जो पहला वीडियो पहले अपलोड होगा वो जनसत्ता का राष्ट्रीय संस्करण होगा। उसके बाद दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का संपादकीय अपलोड होगा। क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा क्या प्रॉब्लम आ गया है ना कि दैनिक जागरण वाले जो है कि कॉपीराइट का मामला कर दिए हैं, तो मुझे अन्य सोर्स से जो है कि स्रोत से उसे डाउनलोड करना पड़ेगा, उसके बाद उस चीज़ को बताना पड़ेगा। तो चलते हैं दोस्तों। इसे लिखा है पंकज चतुर्वेदी जी ने। और जो आज का कंटेंट है, जिस विषय पर हम बात करने वाले वो है बचाना होगा तालाबों को। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं वहाँ पे देख सकते हैं कि चाहे तालाब हो चाहे कुआं हो, जो एक समय था गांव के लिए जीवन दान का काम करते थे। पहले क्या होता था, पहले गांव में ये जो मशीन होता है, नलकूप होता था, ये बहुत ही कम मात्रा में या फिर कहीं ना के बराबर होता था। तो जो भी ग्रामीण जीवन था दोस्तों, पूरी तरह से आश्रित और निर्भर उन तालाबों और कुओं पर था। पर वही कहा गया है ना कि इंसान बहुत मतलबी होता है। जैसे ही उसकी निर्भरता उन चीज़ों से ख़त्म हुई, उसके बाद वह उसके अस्तित्व पर ही दाग लगा दिया, उसके अस्तित्व को खतरे में डाल दिया। तमाम ऐसे तालाब देखे होंगे कि अपने अस्तित्व को लेकर लड़ रहे हैं। कहीं उसमें जलकुंभी डाल दिया गया, खरपतवार डाल दिया गया है, तो कहीं उसको पाट पाट कर उस पर मकान बना दिया गया है, कहीं पूरी तरह से उसे ख़त्म कर दिया गया है। तो ऐसे तमाम हज़ारों आपको कुएं मिलेंगे जिनका अस्तित्व खतरे में है, या फिर उनको पूरी तरह से पाट दिया गया है, उसमें मिट्टी डाल दी गई है। तो ये सारी चीज़ें जानते हैं क्या, आज जिस तरह से पृथ्वी के भूगर्भ में जो है जल स्तर है, जो वहाँ भी कम होता चला जा रहा है। अन्य जगहों पे आप देख सकते हैं किस तरह से सूखा पड़ रहा है, लोग एक एक बूंद पानी के लिए मर रहे हैं, तड़प रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हमने कोई ऐसा स्रोत नहीं छोड़ा जिसके माध्यम से पृथ्वी के अंदर वो जल रिस कर जाए। पहले क्या होता था, जब बारिश होता था तो उन्हीं तालाबों और कह सकते हैं आप कुओं के माध्यम से उनका जल रिस कर नीचे जाता था, उसके बाद वो जल पीने योग्य होता था। पर आज हमने क्या किया आपको पता होगा, तो इस लेख में हम उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है, यह बात किसी से छिपी नहीं कि देश के 32% हिस्से को पानी की किल्लत के लिए गर्मी के मौसम का इंतज़ार भी नहीं करना पड़ता। 12वें महीने 30 दिन यहाँ हाट हवाजे ठक ही रहता है। सरकार संसद में बता चुकी कि देश की 11% आबादी साफ पीने के पानी से महरूम है। महरूम का मतलब है कि मतलब कमियां हैं, परेशान हैं। वहीं जिन इलाकों की जनता जुलाई अगस्त में अतिवृष्टि के लिए हाय हाय करती दिखती है, सितंबर आते आते उसके नल सूख जाते हैं। सोचिए, बारिश से सड़क व नदियां उफनती हैं और पानी देखते ही देखते गायब हो जाता है। मैं आपको बता दूं कि जिन स्थानों पे बारिश के मौसम में पूरी तरह से जलमग्न रहता है, बाढ़ से डूबा रहता है, गर्मियों में वहीं पे किस प्रकार से पानी की किल्लत हो जाती है, ये समस्याएं हैं। इस पानी को सहेजने के लिए पारंपरिक स्रोत ताल तलैया का तो सड़क बाजार कॉलोनी की कंक्रीट के जंगल खा गए। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से लोग जंगलों को काट के वहाँ पे बड़े बड़े बिल्डिंगें, बड़ी बड़ी कंपनियाँ बना रहे हैं, ताकि ऐसी तमाम तरह की ज़मीनें हैं जहाँ पे आप कंपनियों का निर्माण कर सकते हैं। पर वो जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, ये सोचते हैं कि कम लागत में ज़्यादा मुनाफा किया जाए। अब ऐसे सुगम जगहों पे, दुर्गम जगहों पे यदि हम बनाते हैं तो ट्रांसपोर्ट रोड बनाना पड़ेगा, ये चीज़ बनाना पड़ेगा। वो पहले देखते हैं कि कहाँ पर कम अवसर में जल्दी तैयार हो जाएगा, भले वो किसान की भूमि हो, किसान की उपजाऊ भूमि हो, ठीक है, फसल उगाने योग्य, वहाँ पे भी वो कंपनी खड़ा कर देंगे। दूसरी तरफ यदि कुछ दशक पहले पलट कर देखें तो आज पानी के लिए परेशान हो रहे इलाके अपने स्थानीय स्रोतों की मदद से ही खेत और गले दोनों के लिए अफराद पानी जुटाते थे। ठीक है, तो मैं बता दूं दोस्तों, कल मैं बोला था आप लोगों से कि ऐसा कुछ प्लानिंग है कि डेयरी खोलने के लिए आप लोग थोड़ा सा सजेस्ट करिए। तो चाहे नागर अकेडमी जी रहे हों, चाहे नीतीश जी रहे हों, चाहे रवि गिरी, चाहे रूपम कुमारी जी रही हों, ऐसे तमाम सुझाव उन्होंने दिया था कि किस प्रकार से आप अच्छा कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। और बहुत अच्छा भी लगा मुझे उस चीज़ को। गांव है ना, तो गांव में थोड़ा सा ट्रैक्टर वगैरह आते जाते रहते हैं, वो बात आपने सुना होगा। तो आप लोगों के सजेशन के लिए थैंक यू सो मच। और एक दौर आया जब अंधाधुंध नलकूप लगाए जाने लगे, लेकिन जब तक संभलते तब तक बहुत देर हो चुकी थी।
समाज को एक बार फिर तालाब, कुएं, बावड़ी जैसे बीती बात बन चुके जल स्रोतों की ओर जाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। लेकिन एक बार फिर पीढ़ियों का अंतर सामने खड़ा है। पारंपरिक तालाबों की देखभाल करने वाले लोग किसी और काम में लग गए हैं और तालाब सहेजने की परंपरा नदारद हो गई। यही नहीं, सरकार का भी कोई एक महकमा मुकम्मल नहीं है जो सिमटते तालाबों के दर्द का इलाज कर सके। ठीक है, आप देख सकते हैं कि दोस्तों सरकार के द्वारा तमाम तरह की योजनाएं आई थी कि जितने भी तालाब मतलब पूरी तरह से कह सकते हैं गंदे पड़े हुए हैं, जिनके पास जलों का मतलब निकासी नहीं है। क्योंकि कभी कभार ये होता है कि अगर जल जो बड़े बड़े तालाब हैं गांव में आप देख सकते हैं, मतलब उनके जल की निकासी ना होने की वजह से बारिश के मौसम में उनकी वजह से भी कई लोग प्रभावित हो जाते हैं। और न जल की निकासी नहीं रहेगी एक समय तक तो पानी बहुत गंदा हो जाता है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा। उसके बाद सब परेशान कर देती हैं, चिड़ियों को भगाना पड़ेगा घर में से। ये देखिए, कहीं तालाबों को जानबूझकर गैर ज़रूरी मानते हुए समेटा जा रहा है तो कहीं उसके संसाधनों पर किसी एक ताकतवर का कब्जा है। आप ऐसे तमाम जगहों पे देखे होंगे कि जो सरकारी पोखरा होता है, जो लीज या पट्टा जिसे आप बोलते हैं, उसके माध्यम से आप कई साल तक अपने संरक्षण में लेकर उसमें मछली पालन कर सकते हैं। पर आजकल ये हो रहा है कि दोस्तों ज़बरदस्ती लोग उसके भीटे पे मकान बनवा रहे हैं, उसको पाट के अपनी ज़रूरत की चीज़ें लगवा रहे हैं। तो ये चीज़ें जो हैं, जो धांधलियाँ हैं, जो ग्राम प्रधान या बीडीओ के माध्यम से की जा रही गांव में, उस वजह से तमाम तरह की दिक्कतें आई हैं। ऐसे कई मसले हैं जो अलग अलग विभागों, मंत्रालयों, मदों में बंटकर उलझे हुए हैं। देश के इतने बड़े प्राकृतिक संसाधन जिसकी कीमत खरबों रुपए से भी अधिक है के कारण के संरक्षण के लिए एक स्वतंत्र और ताकतवर प्राधिकरण की ज़रूरत लंबे समय से महसूस की जा रही है। सही आपको बता दूं, जो तालाब है, जो कुआं है, जब आप कभी भी किसी से डिबेट करिएगा इन दो टॉपिकों पे, तो मैं आपको बता दूं, ये जो सबसे ज़रूरी है, जो पीने का जो पानी है, वैसे तो कहा जाए दोस्तों, नालों का पानी भी रिफ़ाइन करके लोग आज पीने योग्य बना रहे हैं बड़े बड़े शहरों में। ये बातें किसी छिपी नहीं है, सारी बातें सही है। केमिकल की मदद से किस प्रकार से जीवन को तहस नहस किया जा रहा है, इसीलिए लाइफ का जो रेशियो है, जो ड्यूरेशन, वो कम होता चला जा रहा है। पानी की वजह से तमाम तरह की दिक्कतें महसूस हो रही हैं। इंसान जल्दी डिहाइड्रेट हो जा रहा है, कितना भी वो सब पानी पिला दो, क्योंकि जो पृथ्वी के गर्भ में जो जल है ना, वो जितना शीतल और स्वच्छ पहले था अब नहीं है। लोग अपने खेत में, तालाबों में देखते होंगे, तालाब में कोई दवा डालते हैं जिसके माध्यम से पूरी मछलियां मर जाती हैं। उसके बाद वो तालाब का पानी भी तो उसी नीचे जाता है रिस कर पृथ्वी के गर्भ में। तालाबों में लोग कीटनाशक दवाई डालेंगे घास खत्म हो जाए, वो भी पानी तो रिस कर नीचे जाता है। तो ये चीज़ें हैं। तालाब केवल इसलिए ज़रूरी नहीं है कि वे पारंपरिक जल स्रोत हैं, बल्कि तालाब पानी सहेजते हैं, भूजल का स्तर बनाए रखते हैं, धरती के बढ़ रहे तापमान को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि तालाबों से बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिलता है। सन 1944 में गठित ह्योफिमिन इंक्वायरी कमीशन ने साफ निर्देश दिए थे कि आने वाले सालों में संभावित पेयजल संकट से निपटने के लिए तालाब ही कारगर होंगे। लेकिन दुर्भाग्य की कमीशन की रिपोर्ट पर किसी ने गौर नहीं फरमाया और लाल फीताशाही का शिकार हो गए। आप लोग जो चीज़ बनना चाहते हैं, देखिए यहाँ जब लाल फीताशाही की बात आती है ना, तो मात्र ब्यूरोक्रेट्स की बात नहीं होती है, वैसे पॉलिटिशियंस, ऐसे तमाम तरह के लोग आते हैं जिन्हें ये अधिकार दिया गया था पिछली बार, अभी भी है कुछ लोगों को, जो लाल बत्ती लेकर चलते थे, वो ज़्यादा घपला करते थे। आज़ादी के बाद इन पुश्तैनी तालाबों की देखरेख करना तो दूर, इनकी दुर्दशा होनी शुरू हो गई। चाहे कालाहांडी हो, बुंदेलखंड हो या फिर तेलंगाना, देश के जल संकट वाले सभी इलाकों की कहानी ये कही है। इन सभी इलाकों में एक सदी पहले तक सैकड़ों तालाब होते थे। यहाँ के तालाब केवल लोगों की प्यास ही नहीं बुझाते थे, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था का मूल आधार भी होते थे। जिनके पास तालाब होगा वो इस चीज़ को बहुत ही बारीकी से जानते होंगे, उसके महत्व के बारे में, उससे संबंधित जितने भी रोज़गार हैं, सृजन है, उनके बारे में वो जानते होंगे। यदि किसी के पास तालाब हो तो अपनी जानकारी ज़रूर शेयर करिए कि ये वाकई बहुत ही
बड़ी बात है और बहुत बड़ा योगदान है तालाबों का, कुओं का। ठीक है, यदि आपके पास ऐसा कोई भी अनुभव हो तो आप ज़रूर शेयर करिएगा। उसके बाद है, तालाबों का पानी कुओं का जल स्तर बनाए रखने में सहायक होता था, लेकिन शहरीकरण की चपेट में लोग तालाबों को ही पी गए और अब पानी पीने के लिए लाले पड़ गए हैं। वैसे तो मुल्क के हर गांव कस्बे के तालाब अपने समृद्ध अतीत और आधुनिकता की आंधी में अब बर्बादी की एक जैसी कहानी कहते हैं। जब पूरा देश पानी की त्राही त्राही करता है तब उजाड़ पड़े तालाब एक उम्मीद की किरण की तरह होते हैं। इसलिए सवाल है कि तालाबों को बचाया कैसे जाए। जल के इस पारंपरिक स्रोत के संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए जाएं। हालांकि जल विशेषज्ञों की ओर से यह सुझाव अक्सर आता रहा है कि पुराने तालाबों के संरक्षण में और नए तालाब बनाने के वहाँ भारतीय तालाब प्राधिकरण का गठन किया जाना चाहिए। जिन इलाकों में सालाना बारिश का औसत 750 से 1150 किलोमीटर है, वहाँ नहरों की अपेक्षा तालाब से सिंचाई अधिक लाभप्रद होती है। एक आंकड़े के अनुसार भारत में आज़ादी के समय लगभग 24 लाख तालाब थे। अकेले मद्रास प्रेसिडेंसी में ही 50,000 और मैसूर राज्य में 39,000 तालाब थे। लेकिन अब हमारी यह तालाब संपदा 80,000 पर सिमट गई है। सोचिए, मतलब इतनी तेज़ी से हमारे पहले के जो पूर्वज थे, जिस प्रकार से वो तालाब, कुआं, ऐसे तमाम जल स्रोतों का पूजा करते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि आने वाले समय में भी यदि इसको उपेक्षा का शिकार होना पड़ा तो देश के सामने बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। और वो आज स्थिति आप जगहों पर देख सकते हैं। मतलब ऐसे तमाम, मैं इस क्षेत्र के नाम गिना सकता हूँ आपको, और कोशिश करिएगा यदि आपको ये पता हो, जो बारिश के मौसम में पूरी तरह से बाढ़ की चपेट में आ जाते हैं वो स्थान, वो जगह, और लाखों लोगों को वहाँ से विस्थापित होकर अन्य जगहों पर जाना पड़ता है। पर दोस्तों, वही जब गर्मी का मौसम आता है, मई अप्रैल जून का मौसम आता है, तो किस प्रकार से लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तड़पने लगते हैं, तरसने लगते हैं। प्रेसिडेंसी देश भर में फैले तालाबों, बावड़ियों और पोखरों की 2001-2002 में गिनती की गई थी। देश में इस तरह के जलाशयों की संख्या 5.5 लाख से ज़्यादा है। इसमें से करीब 4,70,000 जलाशय किसी न किसी रूप में इस्तेमाल हो रहे हैं, जबकि करीब 15% बेकार पड़े हैं। यानी आज़ादी के बाद देश में 20 लाख से ज़्यादा तालाब खत्म हो गए। 20 लाख तालाब बनवाने का खर्च आज 20 लाख करोड़ से कम नहीं होगा। 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 2005 में केंद्र सरकार ने जलाशयों की मरम्मत, नवीकरण और जीर्णोद्धार के लिए योजना बनाई थी। जीर्णोद्धार का मतलब होता है पूरी तरह से साफ सफाई का जो रख रखाव होता है। 11वीं योजना में काम शुरू भी हुआ। योजना को अमली जामा पहनाने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की थी, लेकिन आज तक इसमें अपेक्षित सफलता नहीं मिली। देख सकते हैं आज भी वे उपेक्षा के शिकार पड़े हुए हैं। उसमें तमाम तरह की गंदगियाँ फैलाई जा रही हैं, फिर भी लोग नहीं बोल रहे हैं। मरे हुए जानवरों का शरीर उसमें फेंक दिया जाता है। पानी इतना प्रदूषित हो चुका है कि जो इकोसिस्टम है, मतलब जो जलीय जीवन है, उसमें जीव है, वो कैसे सर्वाइव करेंगे, सोचिए। तालाबों के विकास और संरक्षण में एक बड़ी समस्या इन पर कब्जे के सामने आई है। तालाबों पर कब्जे कर लेना आसान इसलिए क्योंकि पूरे देश के तालाब अलग अलग महकमों के पास है, जैसे राजस्व विभाग, वन विभाग, पंचायत, मछली पालन, सिंचाई, स्थानीय निकाय, पर्यटन आदि। कहने की जरूरत नहीं कि तालाबों को हड़पने की प्रक्रिया में स्थानीय असरदार लोगों और सरकारी कर्मचारी की भूमिका होती है। अभी तालाबों के कुछ मामले राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के पास हैं। चूँकि तालाबों के बारे में जानकारी देने का जिम्मा उसी विभाग के पास होता है जिसकी मिली भगत से उसकी दुर्गति होती है, इसलिए हर जगह लीपा पोती होती रहती है। आज जिस तरह जल संकट गहराता जा रहा है, जिस तरह सिंचाई व पेयजल की अरबों रुपए वाली योजनाएं पूरी तरह सफल नहीं रही हैं, तालाबों का सही इस्तेमाल कम लागत में बड़े परिणाम दे सकता है। इसके लिए ज़रूरी है कि देश में एक सशक्त तालाब प्राधिकरण गठित हो, जो सबसे पहले देश भर की जल निधियों का सर्वे करवा कर उनका मालिकाना हक राज्यों के माध्यम से अपने पास रखें। यानी तालाबों का राष्ट्रीयकरण हो, फिर तालाबों के संरक्षण मरम्मत की व्यापक योजना बनाई जाए। तो दोस्तों, किसी एक आयु को इसकी जिम्मेदारी दें, इसके संरक्षण की जिम्मेदारी दें, उसके बाद कुछ बात बनेगी। ऐसे जब 20 लोगों के हाथ में 20 तरीके से दिया जाता है ना, तो वो अक्सर उपेक्षा का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि लोग कहते हैं भैया फलाने की जिम्मेदारी तो ठिकाने की जिम्मेदारी है। और ये स्थितियाँ और ख़राब न होती चली जाएं, इसलिए इस पर सरकार को अभी से सोचना शुरू कर देना चाहिए। इससे संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उसके समाधान के लिए भी तमाम तरह के पैनल गठित करना चाहिए। अन्यथा दोस्तों,
यदि पूरी तरह से ये लुप्त हो जाएगी तो इस पे विचार विमर्श करना भी गलत होगा। हकीकत में तालाबों की सफाई सॉरी हकीकत में तालाबों की सफाई और उन्हें गहरा करने का काम अधिक खर्चीला नहीं है, न ही इसके लिए भारी भरकम मशीनों की ज़रूरत होती है। यह सर्वविदित है कि तालाबों में भरी गाद सालों साल से सड़ रही है, पत्तियां और अन्य अपशिष्ट पदार्थों के कारण ही बनती है, जो उम्दा दर्जे की खाद है। रासायनिक खादों ने किस कदर ज़मीन को चौपट किया है यह किसान जान चुके हैं, और इसलिए उनका रुख अब कंपोस्ट व अन्य देसी खादों की ओर। यदि जल संकटग्रस्त इलाकों के सभी तालाबों को मौजूदा हालत में भी बचा लिया जाए तो वहाँ के हर इंच खेत को तरह सिंचाई, हर कंठ को पानी और हजारों हाथों को रोजगार मिल सकता है। एक बार मरम्मत होने के बाद तालाबों के रखरखाव का काम समाज को सौंपा जाए। इसमें महिलाओं की स्वयं सहायता समूह, मछली पालन सहकारी समितियाँ, पंचायत, गांव की जल बिरादरी को शामिल किया जाए। तो दोस्तों, इस कंटेंट का जो विषय था आप देख सकते हैं, तालाबों और कुओं के संरक्षण के ऊपर बात करने की आवश्यकता थी। जिस प्रकार से वे अपने अस्तित्व को लेकर लड़ रहे हैं, और वो भी सोचिए, मैं उन तमाम चीज़ों को कहना चाहता हूँ जो यहाँ पे लेखक जी ने नहीं लिखा है। चाहे नदियाँ हो, चाहे तालाब हो, मैं सारे तमाम उन स्रोतों का यहाँ पे जिक्र करना चाहता हूँ जो एक समय था जब भारतीय इतिहास में एक जीवन दायिनी का काम करते थे। पर आज वही लोग, जो लोग किसानों के फसलों को सींचें, जो लोग किसानों की और पूरी दुनिया की प्यास बुझाएं, आज वही लोग उपेक्षा का शिकार हुए हैं। उसमें सबसे बड़ी गलती, और इस चीज़ को एक्सेप्ट करना होगा सरकारों को, क्योंकि वो हमेशा वहीं पर पैसा इन्वेस्टमेंट करती हैं, वहीं पे उनकी सोच विचार विमर्श होती है, जहाँ पे उन्हें किसी प्रकार का वोट बैंक से फ़ायदा मिलता हो इंस्टेंट। पर वैसा कोई भी काम नहीं करना चाहती हैं जिनसे आने वाले जो समाज और जो जनरेशन है उनका भी अस्तित्व बचा सके। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।